नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालेते हैं आज की टॉप लाइंस पर। वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान। वैश्विक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट। ब्याज दरों में कटौती, आयकर में राहत और महंगाई में कमी से चालू वित्त वर्ष में खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। एप्पल आईफोन असेंबल करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन की ग्रेटर नोएडा में नया प्लांट लगाने की योजना। कंपनी यमुना एक्सप्रेसवे के पास करीब 300 एकड़ जमीन खरीदने की तैयारी में, जिससे करीब 40,000 लोगों को रोजगार मिलने की है उम्मीद। टाटा पावर का एनटीपीसी से बड़ा समझौता। 200 मेगावाट के नए क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट किया साइन। हर साल होगा 1300 मिलियन यूनिट हरित बिजली का उत्पादन। कार्बन ऑक्साइड उत्सर्जन में भी होगी बड़ी कटौती। और सोमवार को अम्बेडकर जयंती के चलते घरेलू शेयर बाजार बंद रहने के बाद आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। पिछले सप्ताह कारोबार के आखिरी दिन हरे निशान के साथ बंद हुआ था सेंसेक्स और निफ्टी। तो जाना आपने आज क्या कुछ खास, जब बात करते हैं कारोबार जगत की। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार मजबूत हो रही है। दरअसल वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रह सकती है। हालांकि आपको बता दें, बढ़ते अमेरिकी टैरिफ विकास के लिए अभी भी जोखिम बने हुए हैं। क्रिसिल ने उम्मीद जताई है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति में नरमी से बाहरी चुनौतियों की कुछ भरपाई हो सकेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्याज दरों में कटौती, आयकर में राहत और महंगाई में कमी से इस वित्त वर्ष में खपत को बढ़ावा मिलेगा। अच्छे मानसून से कृषि आय भी बढ़ेगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमेपन की आशंका से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई है। इससे घरेलू विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2026 के लिए क्रिसिल के जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान के लिए एक प्रमुख जोखिम है, क्योंकि अनिश्चितता और टैरिफ में लगातार बदलाव निवेश में बाधा डाल सकते हैं। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स के आउटपुट में भी इजाफा हुआ है। इसकी वजह है कंस्ट्रक्शन कैपिटल खर्च की गतिविधियों में बढ़ोतरी, जिसमें बताया गया है। साथ ही रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के नवीनतम तिमाही औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के दौरान मजबूत मांग देखने को मिली है। रिपोर्ट में मार्च के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मांग में सुधार का संकेत मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक चौथी तिमाही में रबी का अच्छा उत्पादन और महंगाई दर में कमी भी उपयोग मांग के लिए अच्छा संकेत है। और एक और बेहतर खबर आपको बता दें, भारत के कच्चे रेशम उत्पादन में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। बीते 6 वर्षों में उत्पादन बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 38,913 मीट्रिक टन हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2017-18 में 31,906 मीट्रिक टन था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वृद्धि की वजह शहतूत के बागानों का विस्तार होना है, जो वित्त वर्ष 2023 और 24 में बढ़कर 2,63,352 हेक्टेयर तक हो गया है। जबकि वित्त वर्ष 2017 और 18 की हम बात करें तो यह आंकड़ा 2,23,926 हेक्टेयर ही था। इससे शहतूत रेशम का उत्पादन 2017-18 में 22,066 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 29,892 मीट्रिक टन हो गया है। कुल कच्चे रेशम का उत्पादन 2017-18 में 31,906 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 38,913 मीट्रिक टन हो गया। रेशम और रेशम वस्तुओं का निर्यात 2017-18 में 1,649 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 2,027 करोड़ रुपए हो गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश ने 2023-24 में 3,348 मीट्रिक टन रेशम वेस्ट का निर्यात किया है। बीते वित्त वर्ष 2024-25 की अगर बात तक की जाए तो अप्रैल और से जनवरी अवधि में कच्चे रेशम का उत्पादन 34,042 मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो 2014-15 की इसी अवधि के 24,299 मीट्रिक टन के आंकड़े से लगभग 10,000 टन अधिक है। भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल में होता है, जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है।
और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत पर भी क्या स्थिति कारोबार जगत में नजर आ रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए गिफ्ट निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं 63 अंकों की जो बढ़त है वो नजर आ रही है। हरे निशान के साथ गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता नजर आ रहा है 23,365 से ऊपर। इसके साथ साथ सेंसेक्स की भी अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं करीब 1,516 से अधिक अंकों की जो बढ़त है वो नजर आ रही है, अच्छी खासी बढ़त, जिसके बाद ये 76,673 से ऊपर कारोबार करता नजर आया शुरुआती तौर पर। अगर खासतौर से बात की जाए इसके साथ साथ निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 में भी आप देख सकते हैं 400 अंकों से अधिक की बढ़त नजर आई। हरा निशान लगातार नजर आ रहा है, जिसके बाद ये 23,229 से अधिक पर कारोबार करता हुआ नजर आया। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार जो कारोबार है वो होता नजर आ रहा है। हालांकि पिछले सप्ताह भी हमने देखा था किस तरीके से पहले लाल निशान उसके बाद हरे निशान के साथ जो बाजार है बंद होते नजर आए थे। लेकिन इस हफ्ते की अगर बात की जाए, कल क्योंकि अवकाश था बाजार बंद था, और आज शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो एक बड़ी बढ़त के साथ जो बाजार है वो फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे, जिसमें हम बात करेंगे अब आज के फोकस की। जी हाँ, आज के फोकस में खासतौर से आज आपको हम बताएंगे कि धार्मिक पर्यटन से कैसे जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती जा रही है। अगर खासतौर से देखा जाए, क्योंकि एक आंकड़ा अभी तक जो निकल कर आया है उसके अनुसार अगर हम देखें तो लगातार इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और खासतौर से वर्ष 2028 तक के अगर हम बात तो करीब 59 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व इस क्षेत्र से आने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें, अगर बात की जाए वर्ष 2030 तक तो करीब 14 करोड़ स्थायी और अस्थायी नौकरियां जो हैं वो धार्मिक पर्यटन क्षेत्र से निकलती हुई नजर आ सकती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं 14 करोड़ एक बड़ा आंकड़ा। इसके साथ साथ आपको बता दें, भारत में 60% से अधिक पर्यटन धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन श्रेणी के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा है। यानी लगातार इसी वजह से जो धार्मिक पर्यटन की स्थिति है वो और बेहतर होती नजर आती है। और इसमें जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें अगर बात की जाए चार धाम की हम बात करें, बौद्ध सर्किट की बात की जाए, कृष्ण सर्किट की बात करें, रामायण सर्किट जैसे जो तीर्थ स्थल हैं उनका विकास लगातार किया जा रहा है। उन पर सुविधाएं जो हैं वो और बेहतर की जा रही हैं। इसके साथ साथ आध्यात्मिक सर्किट की बात की जाए, हेरिटेज सर्किट की बात करें, और तीर्थंकर सर्किट के तहत भी जो परियोजनाएं हैं उनको मंजूरी दी गई है। यानी और भी ज़्यादा जो फिर हम बात करते हैं परियोजनाओं की, उसका जो लाभ है जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा। और धार्मिक स्थलों तक आपको बता दें, सड़क मार्ग की बात की जाए, रेल मार्ग की बात की जाए या हवाई सुविधाओं की बात की जाए, इसका विस्तार लगातार किया जा रहा है। कनेक्टिविटी जो है उसको बेहतर बनाया जा रहा है। जो खासतौर से धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक पर्यटन क्षेत्र हैं, और खासतौर से अब चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए जिसकी शुरुआत की, तो करीब 2025 के लिए देखिए अभी तक 17 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हैं वो अभी से पूरे हो चुके हैं। ये भी एक बड़ा आंकड़ा है 17 लाख की अगर बात की जाए। और खासतौर से धार्मिक पर्यटन के जरिए देखिए जो छोटे उद्योग हैं उनके विकास को भी बढ़ावा मिल रहा है। जो छोटे छोटे उद्यम हैं वो लगातार इससे जुड़े हुए हैं और उनका भी इसके जरिए लगातार जो विकास है वो संभव हो पाया है। और यहाँ सिर्फ ये शुरुआत नहीं है। महाकुंभ 2025 की भी अगर बात की जाए तो हमने देखा था अर्थव्यवस्था के लिए कि ये नया कीर्तिमान जो है उसने स्थापित किया था। फिर चाहे इसके जरिए कारोबार की हम बात करें या करीब 66 करोड़ से अधिक जो लोग थे जो यहाँ पहुंचे थे उनकी बात की जाए, और इसमें अहम जो माना जाता है वो है बुनियादी ढांचे का विकास, जिससे धार्मिक पर्यटन में जो उछाल है वो देखने को मिल रहा है। यानी अब सरकार
का जो एक फोकस है वो इस पर नज़र आता है, और उसके बाद हम चाहे वैश्विक स्तर पर कहें या धार्मिक स्तर पर देखा जाए, साथ ही साथ और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल में जो भारत की भूमिका है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और भारत इसमें लगातार उभरता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये कुछ खास ऐसे पहलू हैं जिसको हम देख सकते हैं कि कैसे जो धार्मिक पर्यटन है इसका लाभ मिल रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमन बिल्ला जी जुड़े हैं, हमारे पर्यटन मंत्रालय से सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सुमन जी। जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब जब हम बात करते हैं कि कैसे देश में लगातार बात की जाती है कि जो पर्यटन है इसको बढ़ावा दिया जाए, और इसी कड़ी में जब धार्मिक पर्यटन की हम बात करते हैं, कैसे आप धार्मिक पर्यटन को देख रहे हैं? नमस्कार मुकुल। जी अगर हम भारत को देखें, सो द वे इंडिया इज परसीव्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इज इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हमारे यहाँ हेरिटेज है, नेचर है, वेलनेस है, योगा, आयुर्वेदा, ऑल ऑफ दैट इज देयर। बट हमारा जो मेन प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड को आकर्षित करती है वो है हमारा स्पिरिचुअलिटी। जी एंड जब 2017 में 2014 में जब सरकार पावर में आया था, so when we looked at spiritual destination, there were two problems that were there with it. The first problem is that spiritual attraction at the destinations बहुत ज़्यादा है, जी पर issue is that the experience of the pilgrim जो वहाँ जाता है वो experience because of overcrowding, because of unplanned development, तो उसमें थोड़ा सा कमी आ रही थी। जी सेकेंड हमारा इशू था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी हो, वो कैसे बढ़ावा दिया जाए। जी तो ये दोनों में अगर हम पिछले 10 साल में देखा जाए तो काफ़ी काम हुआ है। एक हमारा योजना है प्रसाद योजना, जिसमें हमने पिलग्रिम डेस्टिनेशंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। जी तो जो जो मंदिर है वो और चर्च हो या मॉस्क हो वो वैसे ही रहेगा, पर एसेंशियली जब कोई यात्री वहाँ जाता है तो उनको सुविधा कैसे करा जा सकता है और सुविधा कैसे मेक द ट्रैवल एक्सपीरियंस सीमलेस, फैसिलिटीज किया जाए, पीने के लिए पानी, वॉशरूम्स हो, ये सारा चीज़ जो है हमने 58 प्रोजेक्ट्स प्रसाद के तहत टेकअप किया था, और उसमें से 28 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हुए हैं। जी और दूसरा जो हमने किया है, आपने जैसे कहा है, ये स्पिरिचुअल सर्क्यूट हुआ, रामायण सर्क्यूट हुआ, कृष्णा सर्क्यूट हुआ, इन सारी चीज़ ये स्वदेश दर्शन स्कीम में हम लिए थे। और बौद्ध सर्क्यूट में यहाँ पर भी हमने आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा जगह है जिसमें जो इस थीम को इम्पोर्टेंट है, और हमने उन सबको कनेक्ट किया है और वहाँ पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। और पिछले 10 साल में आप तो जानते ही हो कि देयर आर वर्ल्ड क्लास हाईवेज विच आर बिल्ट ऑल अक्रॉस द कंट्री। अभी हमारे यहाँ वंदे भारत ट्रेन जा रहे हैं विच हैव मेड ट्रैवल वेरी कन्वीनियंट, और मेनी स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस को भी वो आज कनेक्ट करते हैं। जी और हमारे यहाँ नया एयरपोर्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हरियाणा में ही इज इनॉग्रेटेड एन एयरपोर्ट। तो ये सारा जो एयरपोर्ट्स है, नया 78 एयरपोर्ट जो ऐड हुए हैं पिछले कुछ सालों में, और 560 ऑड रूट्स जो एविएशन किया है, ये सब एनेबलर्स है। तो आज हम देखा जाए तो फ्रॉम अ स्पिरिचुअल टूरिज्म इज रियली ग्रोइंग एंड ग्रोइंग लाइक नेवर बिफोर। तो उसको हम कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जब पिलग्रिम एक डेस्टिनेशन में जाते हैं तो वो वहाँ पर पैसा खर्च करते हैं और वहाँ पर लोकल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। जी तो इसीलिए जो है इसको हम ये ट्रेंड को हम कैसे कैच करना है, उसको कैरिंग कैपेसिटी के नॉर्म्स में देख के हम कैसे उसको विद इन दैट रख के एक्सपीरियंस ठीक रखना है, इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। अगर हम एज ए एग्जांपल देखें तो ऑलरेडी अयोध्या में 1.75 करोड़ पिलग्रिम्स हैव विजिटेड इट, जी और कुंभ में 66 करोड़ पीपल गए हैं। जी तो दिस इज द डिमांड दैट इज एमिनेटिंग इन द कंट्री। हम इनको कैसे हार्नेस करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कम्युनिटीज एंड लोकल डेस्टिनेशंस, ये हमारे सामने जी बिल्कुल समझ जी। और इसमें जो कनेक्टिविटी है वो कितनी अहम आपको लगता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसके बाद से हम देख पा रहे हैं किस तरीके से एक बूम जो है वो इस सेक्टर में हमें नजर आता है। जी, कनेक्टिविटी में काफ़ी हद तक तो इम्प्रूवमेंट हो गया है, और हम जैसे अभी देख रहे हैं वंदे भारत ट्रेन्स हैव एक्चुअली रेवोल्यूशनाइज्ड द वे पीपल ट्रैवल, बिकॉज दिन में है 5-6 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं और वहाँ पर दर्शन भी करके वापस भी आ सकते हैं। तो रेवोल्यूशनाइजिंग ऑफ ट्रैवल है।
अभी जो है हमारा जितना एयरपोर्ट्स है और जितना नया रूट्स है, देयर हैव आल्सो मेड ईज ऑफ ट्रैवल वेरी एनेबल्ड इट। जी। तो हमारे यहाँ अभी जो है हमको सबको पता है कि आगे 4-5 सालों में 1000 और एयरक्राफ्ट आने वाले हैं इंडिया में। जी। ऑर्डर्स हैव ऑलरेडी बीन प्लेस्ड, हमारा फ्लीट बढ़ने जा रहा है, which means that we will have significant amount of airlift capacity which will be there in the country. And we also know that the Vande Bharat trains and these more convenient next generation of trains ज़्यादा डिप्लॉय किए जाएंगे। जी। और रोड में अभी ऐसा जगह कहीं नहीं है कि प्रॉपर हाईवे से कनेक्टेड ना हो। एटलीस्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है, पर मोटा मोटा ऑल द ट्रंक रूट्स हैव ऑलरेडी बीन कनेक्टेड वेल। जी समझिए, लेकिन इसके चलते जो छोटे उद्यम हैं, ये जो मध्यम उद्यम है, उनकी अगर खास तौर से बात की जाए, एमएसएमई के तहत जो आते हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि वो इससे संबंधित सेवाओं से जुड़कर, क्योंकि उत्पादन लगातार हो रहा है, सेवाएं उनको अपनी लगातार देनी है, तो उनके लिए ये काफी बेहतर रहा है? जी, तो अगर हम अभी एक डेस्टिनेशन को, टूरिज्म डेस्टिनेशन को मैप करेंगे जी। तो इट इज नॉट जस्ट द बड़ा उद्योग, जैसे एक बड़ा होटल हुआ उनका ही नहीं, बहुत सारे छोटे लोग को भी सपोर्ट किया जाता है। वहाँ पर दर्शन के लिए जाएंगे तो फूल somebody has, there has to be a florist। वहाँ पर लोग जाएंगे तो वहाँ पर कहीं जगह खाने भी खाएंगे, सो रेस्टोरेंट्स भी होंगे, चाय की दुकान होंगे, सो इस तरफ का पूरा इकोसिस्टम बन जाता है वहाँ पर। हमको जो है वो इकोसिस्टम को कैसे सस्टेनेबल करना है, कैसे मजबूत करना है, ये हमारा चैलेंज है। जी। सो जैसे कि अगर टूरिज्म इकोसिस्टम में अगर इफ द रेस्टोरेंट्स को फूड सपोर्ट करना है, तो हम वहाँ के किसानों से काम कर सकते हैं क्या, वहाँ के लिए ऑर्गेनिक फूड अच्छे फूड जो है लोकली प्रोड्यूस हुआ हो और वहाँ पर पेश किया जा सकता है, वैसे प्लान करना है। और जब लोग वहाँ जाएंगे तो सुवेनियर्स और ये सारा चीज़, कुछ हैंडीक्राफ्ट, इस तरफ की चीज़ भी खरीदते हैं। हम वहाँ पर वहाँ का उस तरफ का इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं क्या, वो एक चीज़ कर सकते हैं। जी। और कल्चरल प्रोग्राम्स है, शाम को लोग रहते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए लोकल कल्चरल प्रोग्राम्स क्या है, उनको हम बढ़ावा दे सकते हैं क्या। इस तरफ से हम प्रोग्रामेटिकली डेस्टिनेशंस में काम करेंगे, सो वी विल बी एबल टू क्रिएट द एंटायर डेस्टिनेशन को टूरिज्म इकोसिस्टम से जुड़ा जा सकता है। बिल्कुल समझ जी, यानी जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, इन पर जो पर्यटक पहुंचेंगे उनको विकास भी और विरासत भी, इसकी जो झलक है वो देखने को मिलेगी अब। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, और इसके साथ साथ जब खासतौर से अर्थव्यवस्था के लिहाज से हम बात करते हैं, कितना फ़ायदा इसके ज़रिए जो आने वाले 5 साल है या आने वाले 10 सालों की बात की जाए, पूरे हमारी जो इकॉनमी है इसको मिलेगा? जी, हमारा इकॉनमी में टुडे टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी में 5% का कंट्रीब्यूशन है। जी। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमको मार्गदर्शन दिया है कि हम अगले 10 साल में इसको 10% बनाना चाहिए। जी। अगर वो बनाना है तो हमारा व्हाट आर द इंजन्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे लिए जो हो सकता है, और इसमें धार्मिक स्थल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी, जिसमें हम इनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है वो हमको प्लान करना है। जी। और टूरिज्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड 10 में से 1 जॉब जो है वो टूरिज्म सेक्टर अकाउंट करता है। So which means that tourism can be an engine for creating jobs. Job creation के लिए tourism can be an excellent engine for India. तो हमको जो है इसको, जैसे हमने बात किया है कैसे हम लघु उद्योग उन सबको हम भी bring them together, वो वैसे करेंगे तो हम जॉब भी क्रिएट कर पाएंगे, लाइवलीहुड्स भी क्रिएट कर पाएंगे, और प्रोडक्टिव इकोनॉमी में बहुत सारे लोगों को अंदर ले आ सकते हैं। जी बिल्कुल समझिए, और जो खासतौर से अनुमान है 2030 तक माना जा रहा है करीब 14 करोड़ से अधिक जो रोजगार के अवसर हैं वो इसके जरिए निकलेंगे, तो क्या इसमें कोई हमारा लक्ष्य भी हमने रखा हुआ है? हमारा लक्ष्य है, आज हमारा जो है 84 करोड़ जॉब्स आर सपोर्टेड फ्रॉम द टूरिज्म सेक्टर, ये आंकड़े हैं हमारा उद्देश्य है दैट इन द अगले 5 साल में 2.5 करोड़ हमको एडिशनल जॉब्स इसमें क्रिएट करना चाहिए। जी। तो अगर ये करना हो तो हमको सब तरीके से टूरिज्म कहाँ बढ़ावा दिया जा सकता है, कहाँ जॉब क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ लाइवलीहुड्स क्रिएट कर सकते हैं, वो सारा मैप करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। जी, और खासतौर से ये एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा क्षेत्र सुमन जी जिसमें हर आयु वर्ग को जोड़ा जा सकता है। जी डेफिनेटली।
तो जाहिर तौर पर फिर चाहे युवाओं की हम बात करें या और भी जो वरिष्ठ हैं उनकी भी बात की जाए, तो इस क्षेत्र के ज़रिए उनको जोड़ा जा सकता है। जी और जी, इसमें जो है टूरिज्म में देयर आर टू एडवांटेजेस। एक तो हमारे यूथ को हाउ टू क्रिएट जॉब्स, तो हमारे पास बहुत सारे युवा है जिनको स्किलिंग देने से दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्टिव इकोनॉमी। जी, तो हमको जो है स्किल डेवलपमेंट में देयर इज अ लार्ज फोकस दैट इज गोइंग ऑन। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी काम कर रहे हैं, और पिछले साल में 84,000 पीपल ऑल अक्रॉस द कंट्री को हमने स्किलिंग दी है, जी, सो दैट दे आर एबल टू टेक अप पोजीशंस इन टूरिज्म सेक्टर। जी, दूसरा एडवांटेज है टूरिज्म का, वी कैन ऑल्सो नॉन कन्वेंशनल वर्कफोर्स जो होता है, मान लीजिए कोई रिटायर हो गया हो, हाउस वाइफ्स हो, जी, वो सारे भी टूर गाइड्स हो और ये टूरिज्म इकोसिस्टम में काम कर सकते हैं। और वन ऑफ द बिग थिंग्स दैट टूरिज्म कैन डू इज विमेन्स एम्पावरमेंट। इसमें से कैसे हम महिलाओं को ले आ सकते हैं और जी। कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के ये टूरिज्म का प्रोडक्ट जो है वो कैसे जी। हम डेवलप तो कर बिल्कुल सकते एक हैं। बेहतर इकोसिस्टम जो है वो इस सेक्टर के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसका फ़ायदा जो है अर्थव्यवस्था को मिलता नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने कितना फ़ायदा टूरिज्म सेक्टर को मिल रहा है जब हम रिलीजियस टूरिज्म यानी धार्मिक पर्यटन की बात करते हैं। और आप आइए नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। इंडिगो एयरलाइन का कहना है कि आज से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से संचालित होने वाली उसकी सभी उड़ानें अब टर्मिनल 1 से संचालित होंगी। ये कदम दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा रखरखाव और रनवे को अपडेट करने से जुड़े काम के लिए टर्मिनल 2 को बंद करने के फैसले के बाद उठाया गया है। एप्पल के लिए आईफोन, आईपैड और मैकबुक जैसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 300 एकड़ जमीन खरीदने की तैयारी में है। यमुना एक्सप्रेसवे के पास इस जमीन पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगी। ये प्लांट उत्तर भारत में फॉक्सकॉन का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट होगा, जिससे करीब 40,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी डॉलर में सोमवार को 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी मुद्रा लगातार 5वें दिन कमजोर हुई है। इस गिरावट से दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर सूचकांक 3 साल के निचले स्तर पर आ गया। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे की घोषणा की है, तब से डॉलर सूचकांक में 4% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 200 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। देश में कई स्थानों पर फैली इस परियोजना को 24 महीने के भीतर पूरा किया जाना है। इससे सालाना करीब 1300 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जिससे हर साल 10 लाख टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। विदेशी निवेश बैंक गोल्डमैन सैच की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अमेरिकी चीन ट्रेड वॉर के चलते 2025 के अंत तक सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़कर $4,500 प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं, जो कि मौजूदा भाव $3,247 प्रति औंस के करीब 38% अधिक है। गोल्डमैन सैच की ओर से 2025 के अंत में सोने के टारगेट में तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। गोदरेज इंडस्ट्री के केमिकल डिवीजन ने सवाना सर्फेकटेंट्स के फूड एडिटिव्स कारोबार को खरीद लिया है। कंपनी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। इस खरीदारी में गोदरेज इंडस्ट्री को खाद्य और पेय उद्योग में अपने उत्पादों की रेंज को विश्व स्तर पर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सवाना सर्फेकटेंट्स का कारखाना गोवा में स्थित है और यह खाद्य उद्योग के लिए एडिटिव्स बनाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 5200 मैट्रिक टन प्रति वर्ष तैयार उत्पादों की है। तो आज के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।